नमस्कार दोस्तों। हाल के कुछ वर्षों में पूरा विश्व कई सारे संघर्षों में उलझा हुआ है। हम अगर मध्य एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, तो यहाँ पे हमें इज़राइल और लेबनान के बीच में, इज़राइल और ईरान के बीच में, फिर उसके बाद हमें रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। कई सारे अफ्रीकी देशों में भी आप देखें तो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब इन सारे संघर्षों में एक चीज़ हमें बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली है, वो है पर्यावरणीय विनाश। अब इस पर्यावरणीय विनाश की पृष्ठभूमि में एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है, जो है इकोसाइड। अब बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जो युद्ध के दौरान पर्यावरणीय क्षति को बचाने की कोशिश करते हैं, पर्यावरणीय क्षति को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब विधि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ये मांग कर रहे हैं कि ये जो इकोसाइड है, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र अपराध के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि पर्यावरणीय क्षति को जो युद्ध में होता है, उसको बेहतर तरीके से बचाया जा सके और कोई भी देश युद्ध के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखे कि युद्ध जीतने की वजह से पर्यावरण को किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी इकोसाइड के बारे में बात करेंगे कि इकोसाइड क्या होता है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो कानून है, आखिर वो कानून कौन-कौन से हैं और उस कानून की कमियां क्या है, जिसकी वजह से हमें इकोसाइड को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की ज़रूरत है। तो आज का ये जो सेशन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इकोसाइड क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इकोसाइड जो है, ये आपको 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ दिखेगा। एक है इको और दूसरा है आपका साइड, माफ़ कीजिएगा। इको का मतलब होता है पर्यावरण या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, और साइड का मतलब होता है किलिंग यानी हत्या। तो जिस तरीके से आपने जीनोसाइड या जेनोसाइड वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है कि नरसंहार, मनुष्यों की बड़े पैमाने पे हत्या, उसी तरीके से इकोसाइड का मतलब होता है पर्यावरण की बड़े पैमाने पे हत्या या फिर पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना। तो इसका अर्थ अगर हम साफ-साफ शब्दों में कहें, तो जब मानव की गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को व्यापक, गंभीर और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है, तो ये ऐसी स्थिति को हम इकोसाइड का नाम देते हैं। अब इकोसाइड कई स्थितियों से जुड़ा होता है, जैसे कभी-कभी पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पे जो नुकसान है, वो औद्योगिक दुर्घटना की वजह से हमें देखने को मिल जाती है। जैसे आपने भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना होगा, 1984 में ये हुआ था। फिर उसके बाद यूक्रेन में एक चेरनोबिल का घटना हुआ था। चेरनोबिल में क्या हुआ था कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो जाता है और फिर इस न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो आसपास के इलाकों में फैल जाते हैं और फिर वहाँ के लोगों को उस पूरे इलाके को खाली करना पड़ जाता है। तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पर्यावरणीय नुकसान होता है। फिर युद्धकालीन पर्यावरणीय विनाश भी आप देखें तो इकोसाइड के तहत आता है। फिर जंगल, नदी, समुद्री तंत्र, इन सब का अगर कोई विनाश करता है, तो वो भी इकोसाइड आएगा। और अगर बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी होता है, तो प्रदूषण से भी पर्यावरण को काफ़ी हद तक क्षति होती है, तो बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी इकोसाइड के तहत आता है। तो ये इकोसाइड क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इकोसाइड की उत्पत्ति की बात करें, तो सबसे पहले 1970 में अमेरिकी जीव विज्ञानी आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक एजेंट ऑरेंज नामक एक केमिकल का यूज़ किया था और इस केमिकल की वजह से वियतनाम के जंगल, मिट्टी, जैव विविधता और वियतनाम में जो लोग थे, उनके स्वास्थ्य का काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। तो इसको देखते हुए पहली बार आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन ने इस इकोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि जेनोसाइड से मिलता-जुलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम इसके वैश्विक मान्यता की बात करें, तो इकोसाइड को सबसे पहले तो 1990 में वियतनाम ने ही अपने घरेलू कानून में शामिल किया। क्यों शामिल किया? मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि बताई कि वियतनाम में जो अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में वियतनाम के लोगों के स्वास्थ्य पर, वियतनाम के जंगलों को, वियतनाम के बायोडायवर्सिटी को, वियतनाम की मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इसलिए वियतनाम ने सबसे पहले इकोसाइड को अपने घरेलू कानून में शामिल किया। उसके बाद कई और देशों ने भी इन सब ऐसे ही प्रावधानों को अपने घरेलू कानून में शामिल किया। इन देशों में आपको रशिया देखने को मिलेगा, यूक्रेन ने फिर शामिल किया, जहाँ पे आपको चेरनोबिल की घटना देखने को मिली। फिर उसके बाद फ्रांस ने शामिल किया, बेल्जियम ने शामिल किया, चिली ने शामिल किया। तो कई सारे देशों ने अपने राष्ट्रीय कानूनों में इकोसाइड को मान्यता दी हुई है। अगर हम 2021 की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा की बात करें, तो चूंकि इकोसाइड जो शब्द है, वो बहुत सारे संघर्षों की वजह से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के मद्देनजर बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। तो 2021 में इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा को प्रस्तावित किया गया। 2021 में विशेषज्ञों के एक पैनल ने इकोसाइड की परिभाषा प्रस्तावित की और उन्होंने कुछ इस तरीके से इकोसाइड को परिभाषित किया है।
ऐसे गैर कानूनी या लापरवाह कार्य जिनके बारे में ये जानकारी हो कि उनसे गंभीर, व्यापक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है, ऐसे कामों को इकोसाइड की संज्ञा दी जाएगी। अब इस परिभाषा के कई सारे तत्व हैं, जैसे सबसे पहले तो जो काम हो रहा है वो गैर कानूनी होना चाहिए, वो लापरवाही पूर्ण होना चाहिए और उस काम की आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा और इसके बावजूद अगर आप उस काम को करते हैं तो इसको जीनोसाइड कहेंगे। फिर उससे पर्यावरण को गंभीर, व्यापक और दीर्घकालिक नुकसान होना चाहिए। तो ये कुछ तत्व हैं जो 2021 के अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा जो कि इकोसाइड के उसमें प्रस्तावित की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इकोसाइड की बात करें, तो अभी तक चूंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रोम स्टैट्यूट में इकोसाइड को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो अभी स्थिति है, वो अभी एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में नहीं है। तो चूंकि इसको जब रोम स्टैट्यूट में शामिल कर लिया जाएगा, तब जाके इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक औपचारिक अपराध माना जाएगा। अभी इसको अपराध नहीं माना जा रहा है। रोम स्टैट्यूट क्या होता है, अभी मैं आपसे बात करूंगा। अब दोस्तों, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो इकोसाइड के बारे में क्या कहता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या इकोसाइड जैसा जो शब्द है, क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून में है या फिर पर्यावरण के विनाश को संबोधित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वो इकोसाइड शब्द का इस्तेमाल किए बिना ही पर्यावरणीय विनाश को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून हमको रोम स्टैट्यूट जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का है, वो देखने को मिलेगा। तो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के रोम स्टैट्यूट के अनुसार कोई भी ऐसा हमला जो व्यापक तौर पे, दीर्घकालिक तौर पे और एक गंभीर पर्यावरणीय क्षति को उत्पन्न करता है और वो मानव को प्रभावित करता है, तो उसको वॉर क्राइम माना जाता है। अब देखिए, ये जो वॉर क्राइम की परिभाषा दी गई है, यहाँ पे जब जिस पर्यावरणीय विनाश की बात की गई है, जिस पर्यावरणीय विनाश की रक्षा करने की बात की गई है, तो उसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो मानव केंद्रित है। यानी पर्यावरण की रक्षा इसलिए करने की बात इस रोम स्टैट्यूट में की गई है ताकि क्योंकि उससे मनुष्यों को नुकसान पहुंचता है। अगर मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचता है और उसके बावजूद अगर पर्यावरण की क्षति हो रही है, तो रोम स्टैट्यूट जो है वो उसको नहीं कवर करता है। तो ये आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय कानून है पहला रोम स्टैट्यूट और इसकी जो सीमा है मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक जेनेवा कन्वेंशन भी है। जेनेवा कन्वेंशन कुछ ऐसे युद्ध के तरीकों पर रोक लगाती है जो बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आपका एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन है, जो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित करती है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं में जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है ताकि गंभीर पर्यावरणीय परिणाम उत्पन्न किए जा सके। इसके अलावा आपको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। दरअसल इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी राज्य दूसरे राज्य को पर्यावरणीय नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे मैंने आपको एक नदी के बारे में बताया था कि अगर कोई देश ऐसी नदी को प्रदूषित करता है जो दूसरे देश में बहती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन है और ऐसा ये कोई भी देश नहीं कर सकता है। तो ये कुछ वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जो कि पर्यावरणीय विनाश को संबोधित करते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे जो कानून हैं और जो इकोसाइड की अवधारणा है, इन दोनों में कुछ अंतर है। आखिरकार वर्तमान कानून में वो कौन-कौन सी सीमाएँ हैं और इकोसाइड का जो अवधारणा है, उसमें कौन-सी ऐसी बातें हैं? इन दोनों में क्या अंतर है कि हमें इकोसाइड को एक अलग अपराध के रूप में देखने के लिए अब विवश होना पड़ रहा है? तो इन दोनों में जो मूल अंतर है, वो दृष्टिकोण का है। जो जो आप देखें, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसमें जो दृष्टिकोण है वो मानव केंद्रित है। यानी उसमें पर्यावरण की रक्षा इसलिए करने की बात की जा रही है क्योंकि उससे मानव प्रभावित होते हैं। तो ये मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टिकोण है। वहीं जो इकोसाइड की अवधारणा है, ये प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण है, इकोसेंट्रिक है। ये पर्यावरण को स्वयं एक विक्टिम मानता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो पहले के अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो मानव केंद्रित है, वो पर्यावरण को बस इसलिए संरक्षित करने की बात करते हैं क्योंकि अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी तो इससे अंततः मानव को क्षति पहुंचेगी। लेकिन जो इकोसाइड की अवधारणा है, वो पर्यावरण को एक पीड़ित के रूप में देखता है, एक विक्टिम के तौर पे देखता है और प्रकृति को, और ये मानता है कि प्रकृति को एक स्वतंत्र कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही आधुनिक अवधारणा है और ये हमारे जो वर्तमान में मानव केंद्रित अवधारणाएं चली आ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इसके लिए जो इकोसाइड के समर्थक है वो ये कहते हैं कि अगर इकोसाइड को एक अलग अपराध बनाया जाता है, तो इससे सबसे पहले तो पर्यावरण को एक स्वतंत्र कानूनी पहचान मिलेगी। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पे पारिस्थितिक विनाश के लिए जवाबदेही बढ़ेगी। अभी क्या है कि कोई भी संस्था की जवाबदेही नहीं होती है क्योंकि इकोसाइड जो शब्द है उसके बारे में अभी अस्पष्टता की स्थिति है। इसीलिए पारिस्थितिक विनाश के लिए किसी की भी जवाबदेही नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद जब इकोसाइड को अलग अपराध बनाया जाएगा, तो केवल मानव पीड़ा के आधार पर नहीं अपराध तय होगा, बल्कि प्रकृति को खुद एक पीड़ित के रूप में देखा जाएगा और फिर उसके बाद हमारा जो दृष्टिकोण है प्रकृति के प्रति, वो बदलेगा।
इसके साथ-साथ जब हम इकोसाइड को एक अलग अपराध की तरह देखेंगे तो पृथ्वी और जैव विविधता इन दोनों की ही सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। तो एक जो इकोसाइड के समर्थक है वो इन सारी बातों को कहते हैं और ये बातें काफ़ी हद तक सही भी हैं, काफ़ी हद तक तर्कसंगत भी हैं। तो वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसकी जो काफ़ी सारी सीमाएँ हैं जिसके मद्देनज़र हमें इकोसाइड को एक अलग अपराध के तौर पे देखने की ज़रूरत महसूस हो रही है। कौन-कौन सी इनकी सीमाएँ हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रोम स्टैट्यूट है, वो मुख्यतः युद्धकालीन पर्यावरणीय क्षति को कवर करता है। यानी कि अगर किसी 2 देश के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उस दौरान जो पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है, केवल उसी को ये रोम स्टैट्यूट कवर करता है। अगर शांति काल में कोई पर्यावरणीय आपदा आ गई, जैसे कोई औद्योगिक प्रदूषण का बहुत बड़ा मामला आ गया, जिससे किसी झील या किसी नदी का पूरा पारिस्थितिक तंत्र अ, डिस्टर्ब हो गया हो, तो इसको रोम स्टैट्यूट कवर नहीं करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएँ हैं, उसमें सबसे पहला तो है कि युद्ध तक सीमित संरक्षण पर्यावरण को मिला हुआ है। युद्ध के अलावा अगर पर्यावरण को क्षति पहुँचती है, तो उसमें रोम स्टैट्यूट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन की समस्या। दरअसल कुछ देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। जैसे आप देखें तो ईरान है, लेबनान है। अब इनके मामलों में कार्रवाई करनी कठिन हो जाती है क्योंकि अब चूंकि ये आईसीसी के सदस्य नहीं है, इसलिए पर्यावरणीय क्षति को अगर इन देशों में पर्यावरणीय क्षति होती है तो फिर यहाँ पे जो कदम उठाए जाते हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से उठाए जाते हैं, एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो पर्यावरण क्षति को बचाने की जो पहल है वो पहल कमजोर पड़ जाती है। तो ज्यूरिसडिक्शन की एक समस्या हमारे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर्यावरणीय विनाश को संबोधित करते हैं, उसमें डायरेक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी का अभाव हमें दिखता है। दरअसल जो अधिकांश पर्यावरणीय संधियां हैं वो राज्यों पर दायित्व तो डालती हैं, लेकिन व्यक्तियों या नेताओं पर कोई भी सीधी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जिम्मेदारी नहीं लगाती हैं। इसके साथ साथ आप देखें, एक और सीमा यह है कि रोम स्टैट्यूट में संशोधन की प्रक्रिया काफी कठिन है। इसलिए रोम स्टैट्यूट में अगर हम इकोसाइड को शामिल भी करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। कैसी है इसकी प्रक्रिया, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आईसीसी का कोई सदस्य देश है वो एक संशोधन प्रस्ताव रखेगा, फिर 2/3 सदस्य देशों का समर्थन मिलेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। तो ये जो रोम स्टैट्यूट में संशोधन की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है और काफ़ी राजनीतिक रूप से कठिन है। तो इसकी वजह से इकोसाइड को जो एड्रेस करना है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हमें वर्तमान वैश्विक संघर्ष के दौर में देखने को मिल रही है, तो उस समस्या को एड्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए ये सारी जो सीमाएं हैं, इन सारी सीमाओं के मद्देनज़र हम ये देखते हैं कि इकोसाइड को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इकोसाइड को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में देखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम उसको इन्फोर्स कैसे करें, उसको लागू कैसे करें। देखिए, मुख्य समस्या ये है कि अभी तक युद्ध के कारण जितने भी पर्यावरणीय विनाश हुए हैं उस पर कोई भी एक प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन नहीं हुआ है। तो इससे प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल कानून बना देने से जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी? अगर हम क्या केवल इकोसाइड को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र अपराध के रूप में अगर हम इसको कैटेगराइज कर दें तो क्या इससे जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी? तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि हालांकि इकोसाइड के इन्फोर्समेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावशील बनाना चाहें तो उसके लिए हमें शक्तिशाली देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत महसूस होती है। उसके लिए वैश्विक सहयोग चाहिए होता है और जो भी नियम बनते हैं उन नियमों का अनुपालन सभी देश करें, इस बात को सुनिश्चित करना होता है। तो आप देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो कई बार केवल नैतिक दबाव और केवल कूटनीतिक प्रतिबंधों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें इकोसाइड को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में बनाना है तो फिर हमें इकोसाइड का अनुपालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो भी शक्तिशाली देश हैं उनके अंदर एक पॉलिटिकल विल को जगाना पड़ेगा, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा कि वो इकोसाइड जैसी घटनाओं के साथ टॉलरेट ना करें और फिर पूरे विश्व में अलग-अलग देशों के बीच में इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सहयोग स्थापित करना पड़ेगा। तो चूंकि इकोसाइड के सामने एक इन्फोर्समेंट की समस्या है, लेकिन फिर भी इकोसाइड को मान्यता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे एक वैश्विक मानदंड स्थापित हो जाएगा कि पर्यावरणीय विनाश जो है वो अस्वीकार्य है ना? कोई भी अगर पर्यावरण का विनाश करता है तो उसे इकोसाइड के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा और फिर उस अपराध के तहत उसको जुर्माना दिया जाएगा, सजा मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम इकोसाइड को एक स्वतंत्र अपराध की तरह मान्यता दे देते हैं तो इससे इम्प्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे राज्य और कंपनी इनको अब खुली छूट नहीं मिलेगी, या विकास के नाम पर किसी भी तरीके से पर्यावरण को आप देखें तो उसका दोहन नहीं कर पाएंगे। पर्यावरण का जब ये दोहन करेंगे भी तो वो एक सीमा के अंदर करेंगे, तो उनके ऊपर थोड़ी सी और जिम्मेदारी जो है वो आएगी।
इसके साथ-साथ नैतिक और कानूनी दबाव भी इकोसाइड को मान्यता देने से बढ़ेगा। जो पर्यावरणीय संरक्षण है, उसको मानवाधिकार जितनी गंभीरता मिलेगी, जिस तरीके से मानवों के अधिकार के लिए पूरे विश्व में एक हम देखें तो सिविल सोसाइटी जो है वो काफ़ी आवाज़ उठाती है, उसी तरीके से फिर पर्यावरणीय संरक्षण के लिए भी सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाएगी। और इसके अलावा भविष्य में पर्यावरण के खिलाफ जो अपराध हमें देखने को मिल रहे हैं, वो रोकने में भी मदद उत्पन्न होगी अगर हम इकोसाइड को मान्यता दे देते हैं। तो ये मतलब ठीक बात है कि इकोसाइड के इन्फोर्समेंट में बहुत सारी चुनौती है। लोग नहीं मानेंगे इसकी बात, लेकिन क्या मतलब चुनौतियों की वजह से क्या हम पीछे हट जाएँ? क्या हम इकोसाइड को मान्यता ही ना दें तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सारे कारण हैं जो ये कहते हैं, इस बात पे ज़ोर देते हैं कि इकोसाइड को एक स्वतंत्र अपराध की तरह माना जाना चाहिए। और अभी वर्तमान में जिस तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी इस इकोसाइड के संदर्भ में काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि आप देखें तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इकोसाइड को अपराध मानने संबंधी प्रस्ताव पारित किए। फिर उसके बाद 2025 में काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ने एक नया क्रिमिनल लॉ अपनाया, जिसकी विशेषता ये है कि ये गंभीर और बड़े पैमाने पर जो भी पर्यावरणीय विनाश होता है, उसको अपराध मानता है। इसके अलावा इस कन्वेंशन के थ्रू जो यूरोपीय अदालतें हैं, वो यूरोप के बाहर हुए अपराधों पर भी कार्रवाई कर सकती है, और ये पहला ऐसा बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरणीय विनाश से संबंधित हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी समाज में कोई परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के संदर्भ में जागरूकता फैलती है, और फिर जागरूकता के बाद उसको एक मान्यता मिलती है। तो चूंकि पर्यावरणीय क्षति युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इसलिए इस इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी अब धीरे-धीरे इसकी जो बढ़ती है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, भारत के लिए भी ये जो इकोसाइड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए ये जो मुद्दा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में औद्योगिकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन ज़रूरी है। हम केवल विकास को ध्यान में रखते हुए अपने पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचा सकते। तो आपने देखा होगा कि विकास बनाम पर्यावरण का जो मुद्दा है, वो अक्सर न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा। फिर उसके बाद सीमा पार प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ भी काफ़ी बढ़ रही है। इसके साथ-साथ जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शासन है, उसमें भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस वजह से भी भारत के लिए ये जो इकोसाइड की अवधारणा है, ये इकोसाइड की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध बनाने की मांग ये दिखाती है कि वैश्विक समुदाय अब पर्यावरणीय विनाश को केवल संसाधन की हानि नहीं, बल्कि मानव सभ्यता और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखने लगा है। अगर पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा, अगर पर्यावरण ही ठीक नहीं रहेगा, तो फिर मानव का जो अपना सर्वाइवल है, उस पे भी हमें नकारात्मक असर पड़ता हुआ दिखेगा। अब हालाँकि आप देखें कि इकोसाइड के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके प्रवर्तन के संबंध में कई सारी चुनौतियाँ हैं, इसके संबंध में कई सारी कानूनी जटिलताएँ हैं, कई सारी बाधाएँ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इकोसाइड की अवधारणा है, ये भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय कानून को ज़्यादा पर्यावरण केंद्रित बनाएगी, ज़्यादा उत्तरदायी बनाएगी, और इस संदर्भ में जो पूरा विश्व है वो एक कंसेंसस पे आएगा कि पर्यावरण भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि विकास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपने इकोसाइड के कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि इकोसाइड क्या होता है, और आखिरकार वर्तमान में जो भी कानून हैं जो पर्यावरणीय विनाश को संबोधित करते हैं, उसमें कई सारी सीमाएँ हैं और उनका दृष्टिकोण ही गलत है। उनका दृष्टिकोण जो है वो मानव केंद्रित है। तो मानव केंद्रित दृष्टिकोण से हमें प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण पे आना है, तो हमें इकोसाइड की अवधारणा को मानना पड़ेगा और इकोसाइड को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में घोषित करना पड़ेगा। दोस्तों, ये आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।